डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समय है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लालची मानता हूँ। खुद अपनी ज़बान से कह रहा हूँ, लेकिन सारी की सारी दुनिया भी तो लालची है। मेरे पास अगर 10 रुपए हैं तो मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करता हूँ। सब्ज़ी मंडी जाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी बहुत सारी सब्ज़ी ले लेता हूँ और उसमें भी चालाकी दिखाकर हर जगह से धनिया ज़रूर लेता हूँ। ऐसा लालची हूँ मैं, यानी कि कम रुपए में ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करना। गरीब हूँ ना, लालची तो बनना ही पड़ता है। इसी के साथ किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। काफ़ी समय पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे उधार मांगा था, फिर शहर छोड़कर भाग गया। तब से मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। चाहे कोई कितनी भी मुसीबत में हो, मुझसे उधार मांगे, मैं किसी को उधार नहीं देता। और गरीब लोगों के वैसे भी बहुत दुश्मन होते हैं, और उधार मांगने के बाद मना करना, वो तो और भी दुश्मनी को बढ़ाता है। मैं क्या करूं, घर का गुजारा करने के लिए भी कमाई बहुत कम होती है। मजदूर हूं ना, जब मिस्त्री बनूंगा तब ज़्यादा कमाई होगी। आंखों में ये सपने थे, लेकिन मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई। मुझे लगा शादी मैं तब करूंगा जब अच्छे खासे रुपए कमा लूंगा, कोई अच्छा काम करने लगूंगा, अच्छा घर बना लूंगा। आखिर झोंपड़े में मेरी पत्नी कैसे रह पाएगी। मेरे पिता थोड़े थोड़े बीमार रहा करते थे, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने मेरी शादी करवा दी। वो तो भगवान का शुक्र है, मुझे ऐसी बीवी मिली जो मैं सपनों में सोचा करता था। बिल्कुल मेरी हाँ में हाँ मिलाया करती। जैसी मेरी सोच वैसे उसकी सोच। वो भी लालची थी, वो भी किसी पर भरोसा नहीं करती थी, और मुझे लगा अब घर को अच्छे से चलाया जा सकता है। घर में वो सिलाई का काम किया करती, मैं बाहर मजदूरी का काम किया करता। दोनों मिलकर घर की हालत को अच्छा बनाने की कोशिश करते जा रहे थे, लेकिन गरीब इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बारिश के मौसम में जब छत टूट चुकी थी तो छत की रिपेयर करवाने में जो भी जमा पूंजी थी सारी की सारी लग गई। बाकी पिता की बीमारी ने भी हमें बिल्कुल कंगाल कर दिया था। पिता की मौत के वक्त उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना भी मुश्किलात भरा था। या तो घर का राशन लेकर आते या पिताजी की लाश को जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आते। मेरी बीवी की आंखों में भी बहुत सारे आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। 2 दिनों तक हमने खाना नहीं खाया था, क्योंकि पिता का अंतिम संस्कार करना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद हम मायूस रहने लगे। पिता के दूर जाने के बाद घर में एक मायूसी का माहौल था। मुझे लगने लगा था ऐसा तो नहीं मेरे पिता की आत्मा यहाँ पर भटक रही है और हमें देख देख कर परेशान हो रही है। क्या करूँ मैं, कैसे कमाऊँ ज़्यादा रुपए? क्या मैं मजदूरी छोड़ दूँ? मजदूरी छोड़ दूंगा तो और काम क्या करूँगा? मुझे मजदूरी का काम छोड़ना पसंद तो था, लेकिन करता क्या? तो मेरी बीवी ने कहा थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। मैं घर में सिलाई करती हूँ, अब मैं सिलाई ज़्यादा करूँगी, रात के वक्त भी करूँगी। आप ऐसा कीजिए, आप कहीं और काम करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। मजदूरी में हर रोज़ हमें हाथ में रुपए मिलते हैं, लेकिन कोई नौकरी करोगे तो महीने बाद मिलेंगे तो ज़्यादा ना। मैं गाँव के बाहर एक हाईवे पर बने हुए ढाबे पर काम करने लगा। पहले 10 दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। थोड़ा सा एडवांस ले लिया था मैंने, ताकि घर का राशन मैं ला पाऊँ। और वो जो मालिक था वो भी काफ़ी अच्छा, लेकिन कई बार जो कस्टमर आते हैं वो अच्छे नहीं होते। मैं अच्छे से टेबल की सफाई कर रहा, तब उस आदमी ने शराब पी हुई थी। बार बार वो शराब को उड़ेलता और कहता साफ कर, चल जल्दी साफ कर, कपड़े गंदे हो रहे हैं मेरे। बार बार वही अपनी शराब को उड़ेल रहा था, और मैंने पास जाकर कह दिया साहब ये बोतल आप इस तरफ रख सकते हैं, देखिए मैं प्लेट लेकर आया हूँ ताकि शराब नीचे ना गिरे,
आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। बेवजह उसने मेरी गाल पर झापड़ मारा था। मैं रोने लगा था। जैसे ही मैंने मालिक को कहा, देखिए सर, उन्होंने मारा। मालिक ने कहा, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कस्टमर कई बार अमीर आते हैं, कई बार गरीब आते हैं, लेकिन कस्टमर होते हैं, तो मैं उनके सामने माफ़ी मांगनी होगी। मैं छोटा था इसीलिए मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मारने लगा। नशे में था ना, और मैं भी उसे गलती से धक्का मार पाया और वो कहने लगा, इसे तो मैं यहाँ आकर देखूंगा, दोबारा नजर आया पूरे के पूरे ढाबे को तोड़ दूंगा। और ढाबे के मालिक ने हाथ जोड़कर कहा, देख मेरे भाई, काम छोड़ दे। अगर तू यहाँ पर रहा वो ढाबे को तोड़ देंगे, तुझे तो जाना होगा, वरना मैं क्या कहूँगा। यहाँ तू काम कर रहा होगा, तू तो पिटेगा, ढाबा तोड़ देंगे। ऐसे अमीर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। गाड़ी देख उसकी, 30 लाख की गाड़ी है, कितना अमीर होगा। अब उसे गुस्सा आया था, तो तू कुछ नहीं कर सकता, बस धक्का नहीं देना था। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, गाल पर खून आ गया था, छाती पर खून आ गया था। मैं क्या करता? क्या कोई मार रहा हो आप हाथ भी नहीं उठा सकते, सिर्फ इसलिए कि आप गरीब हैं? रोता रोता जब घर आया था मेरी बीवी से, ये बातें मुझसे कही नहीं गई, लेकिन चोट छिपाई नहीं जा सकती, जज्बात छिपाए जा सकते हैं। मेरी बीवी समझ गई कुछ बुरा हुआ है। फिर मुझसे प्यार से पूछा तो सब कुछ मैं बताने लगा। उसके बाद दोबारा मजदूरी का काम करना मुश्किल हो रहा था। टांग में दर्द था, लेकिन जो ठेकेदार था वो भी जल्लाद था, जल्लाद। मेरे ऊपर कुछ ईंटें गिरी और सर से खून निकलने लगा, क्योंकि मेरा पाँव मुड़ चुका था, कमज़ोर हो गया था। उस शराबी ने पीटा बहुत ज़्यादा था, मेरी टांग पर कुछ मारा भी था। अब सर पर ईंट गिर गई और उस ठेकेदार ने कहा, निकलो, अब काम नहीं कर पाओगे, निकलो जल्दी, सारा का सारा खर्च मुझ पर गिरेगा। मैं कह रहा था, नहीं, मैं खुद ही संभाल लूँगा, देखिए पट्टी कर लूँगा, आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उसने काम से निकाल दिया। उसके बाद ठेकेदार तो फिर भी काम दे देता है, वैसे मजदूर को काम नहीं मिलता। घर के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे, और तब मुझे लगा हमारे घर पर बुरी नज़र है किसी की, कोई बुरा साया है। वहाँ एक मजदूर कह रहा था, घर पर बुरा साया हो तो सब कुछ बुरा होता है, मौतें होने लगती हैं, धन नहीं टिकता। अब मैं क्या करूँ? मेरी बीवी समझा रही थी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, देखो हम पूजा पाठ करेंगे तो घर ठीक हो जाएगा, आपको काम मिल जाएगा, ऐसे परेशान ना हो। मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मुझे लगने लगा किसी पुजारी जी के पास जाता हूँ, किसी बाबा के पास जाता हूँ। पुजारी जी के पास गया तो पुजारी जी ने वहाँ पर पूजा पाठ किया और कहने लगे, देखो अब घर पर कोई बुरा साया है तो तुम्हें खुद उससे लड़ना होगा। घर में पूजा पाठ तो तुम करवा लोगे, लेकिन अगर घर के जितने भी सदस्य हैं वो सकारात्मक हो जाएं, भगवान का भजन करने लगे, तो घर में बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। लेकिन दिल से भजन कैसे करेंगे जब पेट भूखा हो? कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन सच बताऊं, जब भूख लगी होती है ना, भगवान की याद तो आती है, लेकिन मांगने के लिए दिल से याद नहीं आती। घर में ऐसे ही हालात, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मुझे लगा घर के हालात सुधरेंगे नहीं, हम बच्चे के बारे में तो सोच तक नहीं सकते। कई बार 1-2 दिनों तक भूखा सोना पड़ता था, लेकिन मेरी बीवी कभी भी मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं किया करती थी। फिर मुझे लगा अब मैं क्या करूं? मैं नया काम ढूंढने के लिए कई लोगों के पास घूमने लगा, और देखिए किस्मत, हमारे गांव के पास एक जगह मेला लगा हुआ था, और इस इलाके का सबसे बड़ा मेला। इतने ज़्यादा स्टॉल लगे हुए, इतने ज़्यादा कि कई जगह तो भीड़ पहुंच तक नहीं पा रही थी। पीछे वाले उस स्टॉल में, जहाँ बिल्कुल खाली था, कुछ ऐसे ही स्टॉल वालों से मोल भाव करने लगा। भले ही जेब में 15 रुपए थे, लेकिन फिर भी 100 रुपए वाली चीज़ों को देख रहा जो मुझे पसंद आ रही थी कि घर में मैं ला सकता हूँ, मेरी बीवी को बहुत अच्छी लगेंगी। ये चूड़ियाँ जो कि 25 रुपए की थी, मोल भाव किया, 20 रुपए की उसने कर दी, लेकिन 15 रुपए थे मेरे पास, ले नहीं पाया। ऐसे कई स्टॉल पर घूमते घूमते सबसे अंत वाले स्टॉल पर गया। वो किताबों का स्टॉल था। उस पर बैठा हुआ वो बूढ़ा आदमी और फटी पुरानी सी वो किताबें। मुझे लगा वहाँ से कोई चीज़ खरीद तो नहीं सकता, लेकिन वो बूढ़ा आदमी है, उससे उठा नहीं जा रहा। मैं उससे काम मांगता हूँ, अगर मैं उसके पास काम करूँगा हो सकता है कुछ रुपए कमा हो जाएं।
वैसे भी कोई काम नहीं मिल रहा तो यहाँ शायद मुझे काम मिल जाए। उस बूढ़े को मैंने कहा, देखिए भाई साहब, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? देखिए यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, मैं एक किताबें लेकर वो भीड़ में जाऊँगा और कहूँगा, ये देखिए ये किताबें खरीद लीजिए, कोई ना कोई तो तरस खाकर किताबें खरीद लेगा। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे भी बदले में मैं तुम्हें कोई पसंद की किताब दे दूंगा। मैंने कहा, पसंद की किताब नहीं, कुछ रुपए दे दीजिए, देखिए मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, घर में कुछ मुश्किल है। वो बूढ़ा आदमी सच में बहुत अच्छा था। 4 किताबें हाथ में थमाई और कहने लगा, तो करो कोशिश, लग जाओ, जोर लगाओ, देखते हैं कितनी किताबें बेच पाते हो। ये वाली बेस्ट सेलर है, शहर में लोग बहुत खरीदते हैं, अब इस तरफ कोई आ ही नहीं रहा, देखो कोशिश करो। मेले में किताबें लेकर बहुत घूमा। 2 घंटे में मैंने 10 किताबें बेची और बदले में मुझे 40 रुपए मिले थे। शाम के 7 बजे का वक्त हो गया। वो बूढ़े आदमी ने 40 रुपए अपने पास से दिए और 10 रुपए अलग से दिए। कहा, अब अपनी बीवी के लिए भी कोई मिठाई वगैरह ऐसा कुछ ले जाना। वो अच्छा था और साथ में एक किताब मेरे हाथ में रखी और कहने लगा, ये अच्छी कहानियों वाली किताब है, मैं इसे पहले पढ़ चुका हूँ तो इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ, वैसे भी इसकी बिक्री होगी नहीं, तुम ले जाओ, कभी खाली बैठे हो तो मज़े से पढ़ना, क्या घर में कोई और है? मैंने कहा, मेरी बीवी, बस उसके सिवा और कोई नहीं है। उसने कहा, तो बीवी के साथ पढ़ना, बड़ी अच्छी ये रोमांटिक कहानियाँ हैं इसमें, दोनों को काफ़ी अच्छी लगेगी। मैंने वो किताब आगे की तरफ बढ़ा दी और कहा, जी नहीं, इस किताब की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का मुझे भी शौक़ नहीं है और मेरी बीवी को भी नहीं है। रात के वक्त वो सिलाई करती है, कभी छुट्टी नहीं करती, मैं भी कभी छुट्टी नहीं करता। फिर वो कहने लगा, तो देखो कोई किताब, इसमें कोई अगर पसंद आए तो। मैंने कहा, नहीं, देखिए किताबें किस काम की हो सकती हैं, पन्नों पर लिखे हुए शब्द आपके किसी काम में नहीं आ सकते, मेहनत से रुपए काम में आते हैं। अगर किसी किताब में नोट हैं तो मुझे दे दीजिए। वो मेरी आंखों में पहचान पा रहा था। कई लोग इसे लालच समझते हैं, कई लोग इसे मजबूरी समझते हैं। आप इसे लालच भी कह सकते हैं, मजबूरी भी, हालात पर निर्भर करता है आपके हालात कैसे हैं। पेट भरा हो तो आपको सामने वाला लालची नजर आता है, पेट खाली हो उसकी मजबूरी आपको दिखने लगती है। मैं कह रहा था, बस नहीं, मुझे किताब नहीं चाहिए, देखो ना कोई काम की चीज़ तो मिल जाएगी, देखो देखो वो भगवान के भजन हैं, बाकी धर्मों की जानकारी है, ऐसी कई चीज़ें हैं, और घर में शुद्धि करने वाली वो किताब देखो, वो चाहिए। उसने जब ये कहा मेरी आंखें चमकी, अरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किताब में मंत्र होंगे, इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, किसी पुजारी को घर लाने की ज़रूरत नहीं, कुछ रुपए देने की ज़रूरत नहीं, बाबा के पास जाऊँगा वो ज़्यादा रुपए मांगेंगे, किताब घर ले जाता हूँ, पढ़ना लिखना तो मुझे आता है ना। जल्दी से मैं उस किताब को पकड़ने वाला था, 2-3 किताबों में मेरा हाथ फंस गया, नीचे गिरी वो किताबें। अब वो भजन वाली किताब, मंत्रों वाली किताब मेरे हाथ में, बाकी किताबों को सही जगह लगाने लगा। उसमें से एक और किताब मेरे हाथ लगी। एक तरफ तो भजन की किताब थी और दूसरी तरफ काले जादू की किताब। मुझे लगा, ये काला जादू क्या सच होता है? भाई साहब, सच में काला जादू होता है? वो कहने लगा, हाँ, काला जादू बड़ा खतरनाक होता है, तुम्हें नहीं पता, यहाँ होगी कुछ किताबें काले जादू वाली, समझाया गया है काले जादू से कैसे बचना है। मैंने वो किताब पढ़ी। मैंने कहा, इसमें तो लिखा है काला जादू कैसे किया जाता है। वो बूढ़ा जो उठ नहीं रहा था हड़बड़ी में उठा और कहने लगा, अरे अरे वो किताब रखो रखो, वो रखो, वो किताब किसी काम की नहीं है, देखो नुकसान मत करवा लेना। मैंने कहा, नुकसान? नुकसान कैसा? उसने कहा, ये किताब बड़ी खतरनाक है, इसमें दी गई जानकारी बड़ी खतरनाक है। मैं बताऊं तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन कानों को हाथ लगा लिए थे भाई, काला जादू खतरनाक हो सकता है, समझ रहे हो ना। मैंने कहा, क्या काला जादू काम करता है? उसने कहा, करता है, जैसा नाम वैसे काम, काला यानी कि बुरा। थोड़ा सा डरा। पहले पन्ने में लिखा हुआ था, धन को खींचो। मैंने कहा, ये बुरा है धन को खींचना? उसने कहा, तरीके गलत हो सकते हैं, हो सकता है परिणाम अच्छा हो, लेकिन तरीके गलत हैं, और तरीकों का परिणाम बाद में जो निकलता है वो तो बुरा ही होगा। कुछ पलों के लिए खुशी मिलेगी, बाद में गम भी मिल सकते हैं।
भजन की किताब और काले जादू की किताब। आप किसका चुनाव करेंगे? याद रखिए, जैसा मैंने पहले कहा, पेट अगर खाली हो, आपका चुनाव भी मस्तिष्क से नहीं पेट से निकलता है। मुझे लगा काले जादू से शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। भजन तो मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। वो काले जादू की किताब मांगी थी उस आदमी से। मैंने कहा, देखिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इससे क्या हो सकता है। उसने कहा था, मजबूरी में ऐसी चीज़ों में हाथ मत डालो जिसे तुम संभाल नहीं पाओ। मैं माना नहीं, किताब लेकर घर आ गया। अपनी बीवी को मैंने वो चूड़ियाँ दी क्योंकि कमाई की थी आज। बीवी खुश हो गई कुछ पलों के लिए, फिर गुस्सा होकर कहने लगी, आपका दिमाग खराब है, चूड़ियाँ क्यों लेकर आए? अब चूड़ियों के बदले कोई खाने की चीज़ ला सकते थे ना, महंगी वाली चूड़ियाँ ले आए। मैंने कहा, कौन सी महंगी वाली? वहाँ की सबसे सस्ती चूड़ियाँ हैं ये। अब हम इतने गरीब हैं कि ये भी हमें महंगी लगती हैं। वो कहने लगी, बात वो नहीं है, मुझे चूड़ियाँ नहीं पसंद। खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आते, ऐसी जो लंबे समय तक चल पाती। चावल ले आते, वो सस्ते वाले। मैंने कहा, कमाई ठीक ठाक हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कमाया मैंने। चावल भी लेकर आया हूँ, आटा भी लेकर आया हूँ, दिल किया तो चूड़ियाँ भी ले आया। और देखो एक किताब है, काले जादू की वो किताब। जब मैंने अपनी बीवी को दिखाई थी, मेरी बीवी कहने लगी, ये क्या लेकर आए हो? ये भी खरीदी आपने? मैंने कहा, नहीं, जहाँ मैंने काम किया वहाँ से ये किताब लेकर आया हूँ। देखो काले जादू की। उसने कहा, उसने इसका इस्तेमाल करके देखा, बड़ा खतरनाक होता है। मेरी बीवी ने कहा, काले जादू के चक्कर में मत फंसो, बहुत बुरा होता है, मैंने भी देखा है। जहाँ मैं रहा करती थी ना पहले, अपनी नानी के पास, हमारे पड़ोसी काला जादू करते थे, बड़े अजीब थे। घर के बाहर मिट्टी फेंक कर जाते थे और मिट्टी के ऊपर पौधा उगने लगता था एक दिन में। खतरनाक होता है, कहते हैं दूसरों के घरों पर नुकसान करते हैं काला जादू करने वाले। मैंने अपनी बीवी को कहा, हाँ वो तो बाकियों के साथ होता है ना, जो काला जादू करते हैं उन्हें तो फायदा होता है ना। मेरी बीवी मान नहीं रही थी। मैंने फिर भी अपनी बीवी को मना ही लिया। रात के वक्त मेरी बीवी सिलाई करना चाहती थी। मैंने कहा, इकट्ठे बैठते हैं ना। हम देखो इकट्ठे बैठकर बातें करते ही नहीं। घर में सकारात्मकता कैसे आएगी? नकारात्मक रहेंगे। दिन के वक्त मैं काम करता हूँ, तुम भी काम करती हो। रात के वक्त भी कई बार घर से बाहर जाना पड़ता है, तुम सिलाई करती हो। हमें कभी कभी समय इकट्ठे बिताना चाहिए। अब खाना खा चुके हैं, कुछ बातें करते हैं, किताब पढ़ते हैं। मेरी बीवी ने कहा, कौन सी रोमांटिक नॉवल है ये? काले जादू की किताब है, इकट्ठे बैठकर क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा, पढ़ेंगे, बैठो तो सही, बैठो, देखो हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने अपनी बीवी को मनाया, बैठे, पढ़ने लगे। उसमें बातें बताई गई थी कि काला जादू खतरनाक हो सकता है, सावधानी बरतें, सही तरीके से करें। लेकिन काला जादू, आगे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होता है। पूरा सच कभी पता नहीं लग पाता, लेकिन ये काम करता है। मेरी बीवी ने कहा, खतरनाक है काला जादू, अगर भूत प्रेत चिपक गए तो? मैंने कहा, नहीं, कुछ छोटे वाला करते हैं, कोई ऐसा जो बहुत बुरा ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, हमारे साथ अच्छा हो। उसके बाद एक पन्ने पर मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था, आपका फंसा हुआ धन आपको मिलेगा यह करने से। मैंने बीवी को कहा, देखो फंसा हुआ धन तो काफ़ी है, पहले कुछ उधार दिया था, कुछ लोगों को फल वगैरह, जो यहाँ अमरूद का पेड़ लगा था वो दिए थे, उन्होंने रुपए नहीं दिए। पता है सबको, हम घर पर पेड़ लगाकर अमरूद बेचते हैं, फिर भी मुफ्त में मांग लेते हैं, कहते हैं बाद में दे देंगे। ये करते हैं ना, कुछ रुपए अगर मिल गए तो हमारा फ़ायदा होगा। वो जो काला जादू था ना, उसका तरीका बड़ा अजीब था। उसमें कहा गया था कि आपको अपने बाल जलाने हैं, जो भस्म बन जाएगी, उसे टमाटर के बीच दफन करना है, फिर वो टमाटर लेकर जाना है, मिट्टी में गाड़ना है, किसी ऐसे के घर के बिल्कुल पास जहाँ से आपको धन मिलने की उम्मीद है या किसी ने धन को रोक रखा है। वैसा किया मैंने, वो टमाटर को वहाँ ज़मींदार के घर के पीछे गाड़ दिया। उसके बाद इंतज़ार करने लगे हम, आखिर इस काले जादू से हमारा क्या काम बनता है, हमें देखना था। अगले दिन की दोपहर हो गई, कोई धन नहीं आया। मेरी बीवी ने कहा, ये वैसे ही झूठी किताब है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे उसके घर जाना होगा, वैसे ही मिलने के लिए जाता हूँ।
जमींदार के घर जब मैं पहुंचा ना, जमींदार बीमार पड़ा था। मैंने कहा क्या हुआ आपको? वो कहने लगा अब मेरे दोस्त भी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं, बताते बताते मेरा सर दर्द होने लगा है। रात को कुछ नजर आ रहा था मुझे, कुछ भयानक भयानक। वो जैसे एक काला साया था जो कह रहा मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो। सपना था या सच था मुझे नहीं पता, लेकिन रात को मैं इतना डरा, बीमार पड़ गया हूँ। मुझे लगता है भूत प्रेत का साया है। मैंने तभी बड़ी जल्दी दिमाग चलाया, कहा ना आपको लालची हूँ, भरोसा नहीं करता, इससे रुपए चाहिए मुझे। मेरे ही थे, अमरूद बेचे थे मैंने कहा देखो आप पर भूत प्रेत का साया हो सकता है। एक तरकीब बताऊं, आप घर में जो माचिस है ना उसे जलाना, घर के पीछे फेंक देना, बोल देना बुरी आत्मा जलकर चली जा, असर होगा, सच में असर होगा। वो कहने लगा सच बता, असर होगा ना? मैंने कहा कैसे नहीं होगा, देखो। लेकिन मैंने तरीका बताया ना, आपकी मजबूरी जो भी है, मुसीबत जो भी है, मैंने तरीका बता दिया। बस मेरी मुसीबत है, भूखा हूँ, देखो अमरूद बेचे थे, अब तो दे दो कुछ रुपए, राशन लेकर आना है। वो कहने लगा पक्का दूंगा, असर हुआ तो शाम को देने आऊँगा, ज़बान है मेरी। देख उस समय मैंने उधार किया, माना उधार किया, तेरे घर पर लगे थे यार, वैसे भी इधर उधर से सब लेते हैं ना, लेकिन अगर काम बना तो मैं पक्का दूंगा, पक्का दूंगा। घर से खाली हाथ भेज दिया था। जाने से पहले पीछे मिट्टी में खोदकर टमाटर निकाला, टमाटर काला था, काला। एक दिन में टमाटर का ये हाल नहीं होता, अंदर से जो भस्म थी ना, राख, उसमें कीड़े पड़े हुए। टमाटर निकाला मैंने, एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इस तरह शाम के वक्त वो आया 150 रुपये लेकर, मेरे हाथ में 150 रुपये देकर चला गया, और मैं मुस्कुराता हुआ अपनी बीवी की तरफ देख रहा। ये देखो काला जादू ऐसे काम करता है, सीधे सीधे नहीं करता कि काला जादू कर दिया वो आदमी पैसे लेकर आ जाएगा, बल्कि घुमा कर मिलते हैं। वो फंसता है, आपको उसे बचाना है, बाद में फ़ायदा होगा। और कुछ करें? मेरी बीवी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सही था, ये सही था, हक की कमाई हमारी वापस मिली हमें, राशन लेकर आओ इससे, और बाकी रात को देखते हैं। अगली रात मैंने अपनी बीवी के साथ फिर से वैसा ही किया। टमाटर में अपना एक बाल जलाया, वो उसमें फंसाया। वो टमाटर को लेकर मैं एक और आदमी के पास चला गया, वो शराबी जो बहुत शराब पिया करता था, लेकिन मुझसे उसने उधार लिया था बहुत समय पहले, उधार भी 4000 रुपये का। टमाटर मैंने उस दीवार के पास दफनाया, इंतज़ार करने लगा, यानी कल जब परेशान होगा जाऊंगा मैं उसके पास। अगले दिन मैं गया, वो परेशान ज़रूर था, मुझे बता नहीं रहा क्या हो रहा है। मुझे लगा वो टोटका काम नहीं किया। घर आकर मैंने अपनी बीवी को बताया, और मेरी बीवी कहने लगी यानी कि ये टोटका काम नहीं करता, ज़मींदार वैसे परेशान होगा, बस ये तुक्का लग गया कि घर आकर दे गया, अब ये काम नहीं करता। मैंने कहा अगर वो काम नहीं करता तो कुछ और ट्राई करना होगा हमें, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे हमें फ़ायदा हो। अब उधार तो बहुत कम लोगों को दिया है ना, सबसे उधार ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नए तरीके तो हमें अपनाने होंगे। मेरी बीवी भी अब थोड़ी थोड़ी लालच में आने लगी और कहने लगी ठीक है, कोई ऐसा जिसमें नुकसान ना हो, हमारा फ़ायदा हो, देखते हैं कुछ ऐसा क्या है इसमें। एक ऐसा ही काला जादू, गुड़िया बनानी है हमें, गुड़िया, लेकिन उस गुड़िया के ऊपर अपना खून डालना है। छोटी सी गुड़िया चलेगी और हमें ज़मीन में गड़ा हुआ एक सोने का हिस्सा या ऐसी कोई चांदी की चीज़, कीमती चीज़ देगी, हमें बोलना है हमें क्या चाहिए। हमने वैसा किया, रात को गुड़िया बनाई, चाकू मैंने अपनी बीवी की उंगली पर मारा, अपनी उंगली पर मारा, दोनों ने खून लगाया, बाकी जो उसमें बताया गया वैसा वैसा किया। चारों तरफ हमने इलायची रखी, इलायची जलाई, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, इलायची से धुआं निकला, गुड़िया उठकर खड़ी हो गई। नीचे लेटी हुई थी वो गुड़िया अपने आप सीधी हो गई। फिर मेरी तरफ वो गुड़िया देख रही, मैं तो घबराने लगा, जैसा चित्र बनाया था वैसी गुड़िया बनाई थी। गुड़िया डरावनी थी, तभी तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा मेरी बीवी को भी। मेरी बीवी कहने लगी भूत। मैंने कहा नहीं, काले जादू का इस्तेमाल सही से करेंगे ना, गलत नहीं करेंगे कुछ। मैंने उस गुड़िया को कहा मुझे कोई सोने की चीज़ चाहिए, अंगूठी, कुछ भी जो मिट्टी में गड़ा हो, किसी का कहीं गिर गया हो, मुझे चाहिए, छोटा सा सोने का हिस्सा मिल जाए तो ठीक होगा। वो गुड़िया आगे बढ़ने लगी,
आगे बढ़ती गई 2 किलोमीटर रात के वक्त तय किए। रात के 2 बजे वो एक गर्ल्स हॉस्टल के पीछे वाला एरिया था। वहाँ उन पेड़ों के बीच छिपते छिपते गया था मैं, और वहाँ जाकर नीचे उस गुड़िया ने घूमना शुरू कर दिया। घूमती हुई उस गुड़िया के पास पहुंचकर नीचे मैंने एक पैकेट देखा, उठाकर मैं भागा। गुड़िया घूमती गई, फिर धुआं निकला, वहीं वो गुड़िया जलने लगी। मुझे लगा गर्ल्स हॉस्टल पीछे है, किसी ने देख लिया, पकड़ लेगा। मैं भागा, मेरी बीवी भागी। वहां से हम घर आए, फिर वो पैकेट खोला। उसमें थी पतली सी सोने की अंगूठी। उसे देखते ही मैं अपनी बीवी को झांकने लगा। सोने की है, असली होगी। मेरी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी गिरी हुई चीज़ असली सोने की थोड़ी ना होगी, कोई क्यों फेंकेगा। मैंने कहा, जादू, काला जादू है, ऐसा नहीं है कहीं गिरी हुई मिली है, काले जादू से मिली है, असली तो होगी। मेरी बीवी की आंखों में वो चमक देखी थी मैंने। उसने अपनी उंगली में पहनी और कहने लगी, देखो देखो, उस पर आर लिखा हुआ है। मेरा नाम आर से नहीं है, लेकिन सोने की है, कितनी खूबसूरत है। मेरे पास सोने का कोई गहना नहीं है, देखो ये सोने की है ना। मैं अपनी बीवी की खुशी देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था ये खुशी मुझे उसे पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन गरीब था ना, क्या करता। उसकी खुशी देखकर आंखों में आंसू आते जा रहे थे, आंखें भरती जा रही थी। फिर मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखकर कहा, इसे रखेंगे नहीं, खूबसूरत है, लेकिन इसे बेचकर कुछ मिलेगा ना, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, घर का राशन लेकर आएंगे, कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े ऐसे ले सकते हैं ना। अगले दिन उस अंगूठी को बेचने के लिए गया मैं। वो 22 कैरेट की अंगूठी थी, लेकिन फिर भी कीमत अच्छी मिली। मुझे 8,000 रुपये मिले थे। जब तक मैं घर आया तब वो जो शराबी था ना, वो भी 5,000 रुपये देकर जा चुका था। मेरी बीवी खुश। मैंने अपनी बीवी को गले से लगाया और कहा, ये देखो अंगूठी इतने की बेची है। दोनों खुश। काला जादू इस बार भी काम किया, काला जादू पिछली बार भी काम किया था। वो शराबी जो रकम देकर गया, उसकी ज़रूरत थी। घर का राशन, कपड़े सब कुछ लेकर आए और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे। काले जादू की वो किताब हमारा बहुत फ़ायदा कर रही थी। और जैसा मैंने आपको कहा, मैं लालची हूँ जैसे ये सारी दुनिया है। अगर कोई काम हमारा बनना शुरू हो जाए तो उसे छोड़ थोड़े ना सकते हैं। बाकी चीज़ों से इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना उससे हुआ था। दोबारा करेंगे आज रात, दोबारा देखेंगे कोई और सोने की चीज़ मिलती है या नहीं। अगले 4 दिनों तक हमने यही काम किया। वो गुड़िया जो हमें सोने की चीज़ दिलाती, उस गर्ल्स हॉस्टल के नीचे एक बार दोबारा एक वैसी ही सोने की चीज़ मिली हमें। समझ में आ रहा था शायद कुछ आशिक लड़कियों को तोहफे देने के लिए आते होंगे, लड़कियां फेंक देती होंगी। इस तरह 2 बार सोने की चीज़ें वहाँ पर मिली, 2 बार अलग अलग जगह पर मिली। 40,000 कमाए ऐसे, 40,000। और एक और दिन गुड़िया को जब कहा कि सोने की चीज़ जहाँ गड़ी है, जहाँ गिरी है, लेकर जा, वो गुड़िया गोल गोल घूमने लगी, फिर जल गई। हमने कहा, क्या यहाँ नीचे है? अपने घर के नीचे खड्डा खोदा, कुछ नहीं मिला। फिर किताब के वो पन्नों को हम खंगालने लगे, जहाँ लिखा हुआ था कि ये काला जादू ना 90 किलोमीटर के एरिए के अंदर अंदर ही आपको फ़ायदा करवा सकता है, यानी आसपास सोने की कोई चीज़ गिरी होगी ही नहीं। तभी वो गुड़िया गोल गोल घूम कर जल गई। यानी अब ये तरीका यहाँ पर तो काम नहीं करेगा, कुछ और करते हैं, कोई और चीज़ जिससे कमाई होगी, जिससे फ़ायदा होगा, करना तो होगा। अब और काम करने का मन नहीं था। मेरी बीवी ने सिलाई छोड़ दी, मैंने मजदूरी छोड़ दी। मुझे लगा था कमाई करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे। और मैंने वो गाँव के आगे एक किराए पर दुकान ली, कुछ कपड़े लिए, वहाँ कपड़े रखे, कपड़े बेचने शुरू कर दिए। 15,000 का सामान उसमें डाला था। रिस्क तो लेना पड़ता है ना, भले ही 15,000 से काफ़ी समय हमारा निकल सकता था, लेकिन एक बिजनेस करेंगे, काम करेंगे जो अपना होगा, उससे पूरी जिंदगी आराम से निकलेगी। जहां पर मैंने अब दुकान खोली थी ना, वहां आसपास कुछ और दुकानें थी। मेरी दुकान चल नहीं रही। 10 दिन हो गए,
कोई जैसे आना ही नहीं चाहता था। और उन 2 दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आते, आने जाने वाले वहाँ पर रुकते। मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे, आगे लाइट्स लगा रखी थी। मैं क्या करता, मेरी दुकान चल नहीं पा रही। घर आकर फिर से मैंने बीवी को जब ये कहा कि उस किताब का इस्तेमाल दोबारा करना होगा, कुछ अलग, इस बार काफ़ी बड़ी रकम उस दुकान पर लगा दी है, हमें काले जादू का इस्तेमाल करना होगा। मेरी बीवी तैयार हो गई और इस बार तरीका अजीब था लेकिन फ़ायदेमंद था। यानी आपकी दुकान के आसपास की वो दुकानें अगर ज़्यादा चलती हैं, काला जादू उन पर कर दो, दुकानें बंद होंगी। जब बंद होंगी सिर्फ आपकी बचेगी तो आपकी ही चलेगी। मुझे लगा ये काम बिल्कुल सही है। तरीका थोड़ा खतरनाक था। किसी शमशान घाट में जाना होगा। शमशान घाट में जली हुई किसी लाश की राख मुझे इकट्ठी करनी होगी। 2 अलग अलग राख अलग अलग लाशों की अलग अलग कपड़ों में डालकर घर लेकर आनी है। उसके बाद मुझे पीपल के पेड़ के पत्ते जो सबसे नीचे हों वो तोड़ने हैं। घास जिसके ऊपर काला जादू करना है, जिस जगह पर काला जादू करना है, वो दुकान हो या किसी का घर हो, घास लेकर आनी है रात के वक्त, बिल्कुल साथ सटी हुई। वैसा काम मैंने किया। 2 पोटलियां बनाई और उन पोटलियों को बाहर उस दुकान के बिल्कुल सामने बिखेर देना है ताकि उस दुकान में जो भी काम करता है उसका मालिक वो वहाँ उसको पैर से छुए। वो काम मैंने आसानी से किया, बाहर बिखेर दिया, किसी को शक तक नहीं हुआ राख पड़ी है। वो अपनी दुकान चलाने लगे और शाम तक दोनों की सेहत थोड़ी बिगड़ गई। जल्दी दुकान बंद की उन्होंने। मैंने 8 बजे तक दुकान लगाए रखी। 2 ग्राहक आए, चलो कुछ कमाई तो हुई। रात के वक्त ग्राहक आया करते थे क्योंकि उन्होंने जो दोनों ने लाइट लगाई थी ना, उससे वहाँ ग्राहक रात के वक्त रुकते थे। जो शहर से गांव की तरफ आ रहे होते, कुछ टी-शर्ट, जीन्स, कुछ ऐसे कपड़े खरीदने के लिए रुक जाते। अब फायदा हुआ, 2 ग्राहक मिले। कुछ ज़्यादा तो नहीं कमाई हुई लेकिन 200 रुपए की कमाई की मैंने। इस तरह अगले दिन उनकी दुकानें बंद, सारे ग्राहक मेरी दुकान पर। 4 दिनों तक उनकी दुकान बंद रही, सारे ग्राहक मेरी दुकान पर। फिर मैंने पता करने की कोशिश की आखिर वो दुकान पर क्यों नहीं आ रहे। उनमें से जो एक था ना, उसे खून की उल्टियाँ आ रही, बहुत बीमार हो गया था, जैसे उसका शरीर काला काला सा हो रहा। जबकि दूसरा, उसकी दुर्घटना में एक टांग टूट चुकी थी, वो तो अस्पताल में था। कुछ दिनों से दोनों के घर पर ऐसा हो रहा। वहाँ मुझे कुछ बुरा महसूस हुआ। मैंने अपनी बीवी को कहा कि काले जादू से ये सब हुआ है। मेरी बीवी ने कहा, काम चल रहा है ना अपना, अच्छा चल रहा है ना। कल 1500 रुपए की कमाई हुई, इतना कभी नहीं कमाते थे मिलकर भी। अब वो बीमार हैं तो बीमार रहें, हमारा काम तो चल रहा है ना। काम अच्छा चलने लगा। जब ग्राहक आने लगे मैं सस्ते में कपड़े देता। हर कपड़े में कोई 20-50 रुपए कमाता, जबकि वो 200 रुपए कमाया करते थे। ग्राहक ज़्यादा आने लगे। फिर उन्होंने अपने ऊपर झाड़ फूंक करवाई, वो ठीक हो गए, दुकान पर फिर से आ गए। लेकिन अब ग्राहक मेरी दुकान पर भी आते। कुछ पक्के ग्राहक उनकी दुकानों पर वापस जाने लगे थे। मुझे लगा अब कुछ और करना होगा, इस बार कुछ ज़्यादा बुरा नहीं करना। मैं नहीं चाहता था किसी को चोट लगे, खून की उल्टियाँ आए। मैं चाहता था बस मेरा काम बड़ा रहे। वो दुकान पर आए थे तो थोड़ा काम कम हुआ था। मेरे पक्के ग्राहक भी मेरी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सस्ता कहते। सस्ता है तो घटिया होगा, बाकी दुकान भी तो छोटी है, ये कहकर उनकी दुकानों पर चले जाते। और इस चीज़ का गुस्सा था मेरे अंदर, लेकिन मैं ज़्यादा बुरा करना भी नहीं चाहता था। बीवी को बताया तो बीवी ने कहा, किताब पढ़ी है मैंने, एक और रास्ता है, एक काफ़ी फ़ायदेमंद रास्ता है। मैंने कहा, वो क्या? मेरी बीवी ने कहा, एक और काला जादू है। उस काले जादू में किसी को नुकसान नहीं होता, यानी कि इंसान को नहीं, चीज़ों को होता है, चीज़ों को। हम कर सकते हैं। दोनों की दुकानों पर कपड़े खराब हो जाएं तो दोनों के कपड़े खराब होंगे तो ग्राहक आएंगे, घटिया कपड़े कहकर छोड़ देंगे तो किस दुकान पर जाएंगे? सिर्फ हमारी तो बची। बीवी की आंखों में वो चमक देखकर मुझे लगा ये काम करना होगा। तरीका खतरनाक सा था। इस तरीके में कुछ बहुत अजीब चीज़ थी। एक मुर्गे को काटना है अपने हाथ से, लेकिन एक चाकू से, धीरे धीरे। गर्दन को जब मैंने ऊपर से काटा, धीरे धीरे, दर्द के मारे
वो जो मुर्गा था ना, चीख भी नहीं पा रहा। गर्दन काटी, फिर उस गर्दन को एक काले धागे से लपेटना है, उसके ऊपर मोम लगा देना है। मोम लगाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी, भस्म जैसी, राख जैसी, वो उसके ऊपर डालनी है तो वो आंखें खोलेगा। जब आंखें खोलेगा तो उसके 2 हिस्से करने हैं, वो भी चाकू से। सर के 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से को एक दुकान के पास फेंकना है, दूसरे को दूसरे के पास, और फिर भाग आना है। ये करना है दिन के वक्त। मुझे तब काफ़ी घबराहट हुई, लेकिन भीड़ में यह काम बड़ी आसानी से हो गया। दोनों मुर्गे के हिस्से मेरी बीवी मुंह ढक कर वहाँ फेंक कर आ गई, और उसके बाद लगभग 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। हमें लगा ये जादू ने काम नहीं किया, क्योंकि जो जल्दी होता था वो अब हो नहीं रहा। लेकिन तीसरी रात चोरों ने एक दुकान पर चोरी की, कपड़े चुरा लिए। दूसरी दुकान के अंदर आग लग गए किसी कारण। दोनों को नुकसान हुआ। मेरी दुकान तो बच गई थी। उन्हें शक मुझ पर था, लेकिन मैं तो अपने घर पर ही था, जबकि हमारे घर के मुखिया हमारे घर पर आए हुए थे। उस समय मुझसे बातें कर रहे थे, मेरे काम के बारे में जानना चाहते थे, मेरी तरक्की से खुश थे। अब कुछ कमाई होने लगी थी ना, तो दोस्त भी बनने लगे थे। वो गवाह थे, साफ कह रहे ये तो मेरे सामने था, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी माना। 2 दुकानें जल गई, नुकसान हुआ। बची कौन सी दुकान? मेरी। ग्राहक भर भर कर आने लगे। उसके बाद कमाई अच्छी की। पहली बार एक दिन के 8,000 रुपए कमाए थे, और तब लगने लगा इसमें होती है कमाई। इसमें वैसे ही मजदूरी करते रहो, सिलाई करते रहो, छोटे लोग छोटे काम, बड़े लोग बड़े काम, बैठे बैठे कमाई होती है यहाँ पर। वो दुकान मैंने किराए पर ली हुई थी। उन दोनों दुकान वालों को शक होने लगा। उनकी ज़मीन अपनी थी, वो चाहते थे कि मेरी दुकान यहाँ पर ना रहे। जब से मैं आया हूँ उनका नुकसान हो रहा है। उन्हें शक था मैं काले जादू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके पास पैसे थे, उनके पास ताकत थी। मैं तो गरीब था, अभी अभी तो कुछ रुपए कमाने शुरू किए हैं। उन्होंने जो मालिक था ना मेरी दुकान का, उसे कह दिया ये दुकान हम गोदाम बनाना चाहते हैं, हम दुगने रुपए देने को तैयार हैं। दोनों ने मिलकर दुगने रुपए दिए, तो इस दुकान के मालिक ने मुझे दुकान से निकाल दिया। सारा सामान मेरे घर पर। कुछ ही तो कमाई की थी। पहली बार 4 लाख रुपए का सामान मेरी दुकान पर था, जो कि मुझे घर लाना पड़ा। दुकान नहीं तो कमाई नहीं। बहुत गुस्से में था, बदला लेना चाहता था मैं, बदला। मेरी बीवी ने मेरी आंखों में गुस्सा देखा था, और मैंने कहा था निकालो वो किताब, काले जादू की किताब। अब सच में किसी का नुकसान करने का समय है। जो मेरा नुकसान करते हैं मैं उनका नुकसान करूंगा। वो काले जादू के अनुसार एक मोमबत्ती जलानी है, अपने हाथ को वो आग के आगे लेकर आना है। हाथ जलेगा, थोड़ी जलन होगी, उसके बाद हाथ पानी में डालना है। वो जो पानी है ना, उस पानी को जिसका नुकसान करना है उसके घर के आगे फेंक कर आना है, छींटों में, हाथ से छींटे जले हुए उस हाथ से। फिर देखना है क्या होता है। मुझे लगा मैं घर पर नुकसान नहीं करूंगा, दुकान पर करूंगा। मैंने एक दुकान पर ढेर सारे छींटे डाले थे। मुझे लगा था कुछ बुरा होगा, ज़्यादा बुरा होगा। इतना बुरा होगा अंदाज़ा नहीं था। वो जो गोदाम था ना, जो उन्होंने लिया था, मेरी ही तो दुकान थी पहले। गोदाम में लगी आग। वो लड़का गोदाम से सामान निकाल रहा था। सिगरेट पिया करता था, तो सिगरेट मुंह पर लगाई हुई। उस दिन पता नहीं कैसे मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए बोतल में तेल लेकर आया था। वो बोतल वहां रखी हुई, ढक्कन ढीला था तो पेट्रोल नीचे गिरा। सिगरेट नीचे गिरी तो आग लगी। शटर उसने बंद रखा था ताकि बाहर से कोई आए ना। ताला लगाया था अंदर से ताला। जब तक वो ताला खोल पाता आग में झुलस चुका था। बहुत झुलसा, बहुत चीखें गोदाम के अंदर से आई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वो रात मैं और मेरी बीवी एक दूसरे की तरफ देख रहे। ये कितनी खतरनाक है, ये काले जादू की किताब कितनी खतरनाक है। हमने किसी को मार डाला, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी को कहा, ऐसा किसी के सामने मत कहना, हमने थोड़े ना मारा है, वो एक हादसा था, जैसा पूरा गांव कहता है। हादसा, अपने आप आग लगी, उसकी गलती थी, पेट्रोल अंदर नहीं रखना चाहिए था।
तो आग लगी, उसकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं, हादसा। बस यही दिमाग में बोलती रहो, किसी के सामने ये मत कह देना कि हमने कुछ ऐसा किया है। बीवी को समझाया मैंने। समय गुजरने लगा। कमाई तो की थी, सामान घर में रखा, मैं दुकान लेना चाहता था, कोई अच्छी जगह पर दुकान मिल नहीं रही थी। कमाल देखिए कमाल। लड़का झुलस गया था तो उसकी जो माँ थी ना, वो अब कंगाल होने लगी थी। पिता उस लड़के का था नहीं। उस लड़के की माँ ने कहा कि हमारी जो दुकान है ना, सामान समेत कोई खरीदना चाहता है। दूसरा लड़का खरीदना नहीं चाहता था, उसको तो फायदा हो रहा। मेरे पास जमा पूंजी जो थी ना, मैंने वो जमा पूंजी दी, वो दुकान सस्ते में ले ली, सस्ते में। उसके बाद सारा सामान वहाँ बेचना आसान था। हादसे के कारण सहानुभूति मुझे मिल रही तो कमाई भी मेरी हो रही। तरक्की ऐसे होने लगी थी, जबकि दूसरे लड़के को शक था कि कुछ तो मैं कर रहा हूँ। 4 महीने बाद ये जो दुकान थी ना, पहले सामान खरीदा था, फिर दुकान खरीद ली। अब कोई नुकसान कर ही नहीं सकता था। अब मुझे लगा तरीका बदलना होगा। यह दुकान अगर हट जाए तो सिर्फ मेरी बचेगी, जब मेरी दुकान बचेगी तो कमाई ज़्यादा होगी। इस बार सामने आकर लड़ना था मुझे, क्योंकि मेरी इस दुकान के आसपास जब मुझे राख मिली थी ना, मैं समझ गया था किसी ने काला जादू किया हो सकता है। काले जादू की किताब मेरे पास थी। काटना कैसे है वो मैं जानता था। नींबू छिड़कना है और आसपास जो शमशान की राख है बिखेर देनी है। जिसने आपके साथ बुरा किया होगा उल्टा पड़ जाएगा। और उस पर उल्टा पड़ा। रात को भयानक सपने आना, सदमे में चले जाना, सोए रहना 16-16 घंटे। कई दिनों बाद उसने कहा था, तूने कुछ किया है मुझ पर, तूने किया है। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने किसी पर कुछ नहीं किया, बस किसी ने अगर मुझ पर किया हो तो मैं उल्टा कर सकता हूँ। जानकारी तो होनी चाहिए ना बुरी चीज़ों की। उसने मेरी आंखों में खौफ देखा था जो उसके लिए था। उसने वो दुकान छोड़ दी। वो जानता था आगे कुछ भयानक होगा, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। रात को उसको भयानक सपने आते, वो तो गांव छोड़ना चाहता था। फिर झाड़ फूक करवा के वो ठीक हुआ। दोबारा उसे मैंने परेशान नहीं किया। मैं तो अपनी दुकान करने लगा जो सबसे ज़्यादा चलती थी। मुझे लगा जल्द से जल्द बाकियों से बड़ा बनना होगा ताकि आसपास कोई और दुकान ना खोले। एक और लड़के ने दुकान खोली थी, पास के गाँव का, ठेला लगाया करता था। सोचा दुकान चला लूँ, वही दुकान जो पहले मैं करता था। दुकान खोली वहाँ पर उसने, लेकिन काले जादू में माहिर मैं। उसे भगाना कैसे है मुझे पता था। पूरी जमा पूंजी उसने लगाई थी, लेकिन मेरे जादू के कारण उसकी दुकान पर चोरी हो गई। लेकिन कुछ कपड़े मेरी दुकान से चुराए गए थे। यहाँ पर भी वशीकरण किया था मैंने, वशीकरण। उसके 3 दिन बाद एक घर से लाश मिली। पता चला ये चोर थे जो पहले भी चोरी करते थे। वशीकरण असर कर गया, मारे गए चोर, मारे गए। बाकी खुद ब खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सामान मुझे मिल गया, लेकिन वो लड़का जो कंगाल हो चुका था वो तो वहाँ से चला गया। पुलिस को कुछ रिश्वत देकर सारे कपड़े मैंने अपनी दुकान पर ले लिए। ऐसे सारा कंपटीशन खत्म कर दिया। वो झोंपड़ा था ना, वो बेचा नहीं, गांव में एक अच्छा घर खरीदा। अच्छा घर सस्ते में कैसे खरीदा? आप जान सकते हैं ना, काला जादू कितना खतरनाक होता है। अपनी बीवी के सर के बाल काट कर वहाँ उसे एक बिल्ली के खून में भिगोकर ऐसी कुछ चीज़ें करके एक घर के आसपास फेंकना है 5 दिनों तक। उसके बाद 5 सालों तक जो वहाँ रहता है परेशान रहता है। 1 महीने में वो परेशान हो गए। 3 महीने में घर बेचना शुरू कर दिया। 4थे महीने सस्ते में घर खरीदा मैंने। अच्छा घर सस्ते में। काट मुझे पता थी। मैंने उस घर में जो भी काला जादू किया उसे काटा, आराम से रहने लगा। जिंदगी सफल बना दी उस किताब ने। काला जादू, काले जादू की किताब ये सब भी कर सकती है, मुझे अब पता लगा था। और अब तो जैसे पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकता था। मुझे वो ताकत का एहसास हो रहा। मुझे लगा अब छोटे स्तर पर क्यों रहना, बड़े बनते हैं ना बड़े। काला जादू हमारे पास है तो किसी को भी गुलाम बना सकते हैं। 1 महीने हम उस घर में रहे थे। उसके बाद लगने लगा कुछ गड़बड़ है।
मेरे पलंग के नीचे से आवाज़ें आया करती। मेरी बीवी घबरा जाती क्योंकि आवाज़ें नीचे से आती मेरी तरफ। जब हम नीचे देखते, नीचे कुछ नहीं। शुरू में मुझे लगा ये भ्रम है, बाद में लगने लगा लोगों पर काला जादू करते हैं हम। हो सकता है किसी ने काला जादू हम पर किया हो। किताब में ढूंढने की कोशिश की, जब ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। काट ढूंढ निकाली कि घर पर काला जादू किया है तो कैसे काटना है। नींबू लेकर हर कोने में रखने हैं, लाल धागा रखना है, चावल बिछा देने हैं। उसके बाद एक दिन में वो चावल काले हो जाएंगे, घर पर किया काला जादू दूर हो जाएगा। ऐसा किया एक दिन में, चावल तो सफ़ेद थे, यानी घर पर काला जादू नहीं किया था। हो सकता है कुछ और किया हो। मेरे पलंग के नीचे है ना ये सब, तो मुझ पर किसी ने काला जादू किया होगा। काले जादू की किताब में इस काले जादू की काट भी ढूंढने की कोशिश की। अपने खून का एक हिस्सा पानी में भिगोना है। जब पानी पूरी तरह से वो खून को संभाले, वो पानी को शमशान घाट में फेंक कर आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये कहना है, ओ बला जो मुझ पर है यहीं रह जा। मैंने ऐसा किया। आवाज़ें आना बंद नहीं हो रही। ऐसा लग रहा था किसी ने ताकतवर जादू किया हो। जब नीचे से परछाइयाँ दिखना शुरू हुई ना, उस समय मुझे लगा जल्दी करना होगा। किसी ने ताकतवर काला जादू किया है। कौन कर सकता है? कोई बाबा, कोई तांत्रिक। दुश्मन कितने हैं पहले वो पहचानना है। किन पर काला जादू किया है? हो सकता है उसने बदला लेने की कोशिश की हो, या हो सकता है किसी ने दुकान पर जलने के बाद काला जादू किया हो। लोग एक तो जलते बहुत हैं, कोई तरक्की करे तो लोग जलकर ऐसे परेशान करते हैं। मैं नहीं हूँगा परेशान, मैं तो परेशान करने वाले को परेशान करूँगा। फिर से मैं वही तरीका अपनाने लगा। काट जो उल्टी पड़ जाए। दुकान पर मैंने किया, फर्क कोई नहीं। मेरी बीवी को बाथरूम में परछाइयाँ नजर आने लगी, जबकि सबसे भयानक था। मेरी बीवी कहती, आपको जब रात को सोते हुए देखती हूँ ना, आपका चेहरा बदलता है, नाक हिल रही होती है और ऐसा लगता है कोई और ही इंसान है। कुछ दिनों बाद मुझे कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगी। किताब की सारी तरकीबें जादू काटने वाली एक एक करके हम अपनाते जा रहे। काम नहीं बन रहा था। कुछ था मेरे करीब, कुछ था जो कान में बोला करता। शब्द समझ में नहीं आते, भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ तो हो रहा था। रात के वक्त मेरी परछाई के साथ कई और परछाइयाँ होती। ऐसा लगता जैसे मेरी परछाई हिल रही हो आसपास से और परछाइयाँ मुझे पकड़ना चाहती हों। धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा और तब मुझे लगा ये किताब में हर तरह के वो सुझाव नहीं है बचने के। किसी और के पास जाना होगा, किसी बाबा तांत्रिक के पास। अब तो रुपए हैं ना, डरने की क्या बात है। बस ये काला जादू काटेंगे, उसके बाद दुकान मज़ेदार चल रही है, घर बड़ा है। अब तो शहर में घर लेना है, शहर में दुकान खोलनी है। यहाँ एक लड़का रखूँगा, किसी को ऐसे कुछ रुपए दे दूंगा, काम चलता रहेगा। ये सोचा था, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मुझे पहले काले जादू को काटना होगा। अच्छे वाले एक तांत्रिक के पास गया, सब कुछ बताया मैंने उसे। उसने कहा रात को यहाँ रुकना होगा। रात को मैं उसके पास रुका, झाड़ फूक की उसने। रात के वक्त वो घबराया हुआ, बड़ा परेशान सोचे जा रहा, क्या है ये, कैसा काला जादू है, काटे नहीं कटता, किसने किया होगा। मेरे पास कोई खास जवाब नहीं था। मैंने कहा आप है ना तांत्रिक, तो कीजिए, बताइए कुछ और चाहिए। 2 रातों तक मैं उसके पास रहा। वहां पर तो वो जो परछाइयाँ थी ना, भयानक दिखती कि वो तांत्रिक डर गया। मोर पंख मेरे सर पर मारे, आग जलाई, सब कुछ किया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। 2 दिन इंतजार करो, मेरे गुरु आ रहे हैं, उनसे ज्यादा यहाँ कोई नहीं जानता। कामाख्या मंदिर में कई दिनों तक वो साधना करते हैं, उनसे ज्यादा कोई क्या जानेगा। 2 दिनों तक इंतजार करो। मुझे नहीं पता था 2 दिन इतने भयानक हो सकते हैं। सच में 2 दिन काफी भयानक निकले। और रात को सिर्फ सपने भयानक नहीं आते, दृश्य दिखते, कोई गला घोंटता, खींचता, गिराता, आसपास वो परछाइयाँ रूप लेकर खड़ी हो जाती और मेरी बीवी कहती, ये क्या है, अजीब से दानव, अजीब से दानव मुझे पकड़ना चाहते। अब मुझे भी दिखने लगे थे। 2 दिन किस तरह से बिताए मैं बता नहीं सकता। कोई चीज़ काम नहीं करती थी, कोई चीज़। ऐसा लगने लगा था
किसी ने बड़ा काला जादू किया है। कोई काट दे तो मैं बचूंगा, वरना नहीं बचने वाला। जैसे ही वो तांत्रिक के गुरु वहां पर थे, झाड़ फूक की, फिर कहने लगे, क्या हुआ, असर नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है ये जादू काटे नहीं कट रहा, कैसा काला जादू है। उसके बाद एक रात मैं वहां रुका और वो तांत्रिक गुस्से में घूर रहे और कह रहे, सच तो बता बच्चे, सच तो बता, मुझे शक है जो मेरे दिमाग में है वो सच साबित हुआ ना तो बड़े खतरे में है। सच में बता नहीं रहा था, लेकिन मजबूर होकर बताना पड़ा। मौत नजर आने लगी थी, मौत। उन्होंने कहा कि ये बढ़ते जाएंगे, तुझे मार कर छोड़ेंगे। देख, अगर तुझे लगता है तुझे बचना है तो सच बता। मैंने किताब की सच्चाई बताई, काले जादू की वो बातें बताई, और उसके बाद मुझे उस तांत्रिक ने कहा, तुझे क्या लगता है तुझ पर किसी ने काला जादू किया है? तेरा कोई नुकसान करना चाहता है? मैं शुरू से सोच रहा था ये जो चीज़ें हैं ये तुझसे जुड़ी हैं, ये तुझसे दूर नहीं की जा सकती। तुझे उस किताब में एक बात समझने में इतना समय लग गया। तू अपने खून से काला जादू करता था ना, तो वो शक्तियां तेरे खून से पैदा होती थी, अपना काम करने के बाद तेरे पास आती थी। तो बार बार ऐसी चीज़ें करता था, वो तेरे पास आती थी। इकट्ठी की तूने, अपने खून से बनाई ऐसी काली शक्तियां काले जादू के सहारे। अब उन्हें काम चाहिए, काम तू उन्हें दे नहीं सकता। इतने ताकतवर चीज़ों को क्या काम देगा? कितने लोगों को मरवाएगा? अब वो तुझे मारेंगे, क्योंकि तेरे खात्मे के बाद उनकी आज़ादी है। तेरे खून से, तेरे बालों से, तेरे घर से पैदा हुई वो शक्तियां तुझे मारने के बाद ही तो छोड़ेंगी। उस तांत्रिक की ये बातें भयानक, रोमांचक और अंत की तरफ इशारा करने वाली थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन काले जादू की उस किताब में घर आकर मैंने कोशिशें की। एक ऐसा काला साया पैदा किया मैंने अपने खून से जो मेरी सुरक्षा करे, लेकिन वो दानवों ने उस काले साये को निगल लिया, एक और रूप बनाकर अपने साथ कर लिया। ऐसा 2 बार हुआ। वो ताकतवर थे, गला घोंटते थे, मुझे मारने की कोशिश करते थे। मैं कमज़ोर हो चुका, खून नहीं बनता था, जान गया था मरने का समय है। काले जादू का इस्तेमाल आप जितना करोगे आप उतना घिरते चले जाओगे। किसी पर काला जादू करना हो, नुकसान आपको होगा, देर से ही सही। वो ताकत जो खून से पैदा होती है, आपसे पैदा होती है, बाद में आपको मारने के लिए आती है। बचने के लिए तैयार रहिए। जितना बुरा करेंगे, जितना ज़्यादा बुरा करेंगे, अंत उतना बुरा होगा। हो सकता है किसी 1-2 से मैं लड़ पाता, इतने सारे से कैसे लड़ता? इतनी बार इस्तेमाल किया था उन चीज़ों का। मैं अपनी ये जीवनी लिख रहा हूँ इस किताब में, ताकि लोग समझ पाएं काले जादू से क्या होता है, जो शुरू में समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। यह किताब में मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, मेरा अंत भी जो नज़दीक है। मैं मर जाऊँगा, मैं जानता हूँ। गम इस चीज़ का है कि अपनी बीवी के बालों का इस्तेमाल भी किया था, उसके खून का इस्तेमाल भी किया था। उसके सर के पीछे नज़र आने वाले वो साए बड़े भयानक लगते हैं मुझे। अपनी मौत का गम नहीं है मुझे, मेरी बीवी का भविष्य क्या है मैं जानता हूँ। ये आखिरी पन्ने पर लिखे गए शब्द आपको आगाह करने के लिए हैं। वो काले जादू की किताब जला दी मैंने, मैं नहीं चाहता वो किसी के हाथ लगे, लेकिन ऐसी और कितनी किताबें होंगी, हो सकता है आपके हाथ में भी लगे। पढ़ना मत, इस्तेमाल मत करना। काले जादू का अंजाम काला होता है, मौत के बराबर।